नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू कर रहे हैं हम अपना नया बैच, पॉलिटिकल साइंस विषय से जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत हम जो शुरुआत करने वाले हैं, वो है वेस्टर्न थिंकर। वेस्टर्न थिंकर से हम अपने विषय की हम शुरुआत करेंगे। वेस्टर्न थिंकर से जिसको हम वेस्टर्न फिलॉसफी भी हम कह सकते हैं। जो पाश्चात्य दर्शन है, उसी से हम शुरुआत करेंगे। कौन-कौन से थिंकर हम एक बार पढ़ेंगे, वो देख लीजिए आप। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे प्लेटो से। उसके बाद में हम अरस्तू हम देखेंगे। कैसे पढ़ेंगे ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फ़ोकस रहेगा शुरुआत के अंतर्गत किसी भी थिंकर के कांसेप्ट के ऊपर रहेगा। जैसे हम प्लेटो पढ़ रहे हैं तो प्लेटो के बारे में हम सामान्य जानकारी लेंगे। उसके बाद में इससे जुड़ा जो भी कांसेप्ट है इनका, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद में इनसे जुड़े जो भी फैक्ट है वो हम देखेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आजकल एग्ज़ाम का जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन-कौन से क्वेश्चन्स बन सकते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम अरस्तू पढ़ेंगे और इन दोनों को पढ़ने के बाद में प्लेटो और अरस्तू से जुड़े जो भी क्वेश्चन्स है, दोनों को साथ में हम कवर करेंगे। उसके बाद में मैकियावेली को हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से पढ़ेंगे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, इनका कांसेप्ट और इनसे जुड़े जो क्वेश्चन्स बन सकते हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। उसके बाद में 3 थिंकर को हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे और लास्ट में इनसे जुड़े तीनों के एक साथ क्वेश्चन हम करेंगे। तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। और उसके बाद में बेंथम और मिल को हम पढ़ेंगे, दोनों को कांसेप्ट समझेंगे और इनसे जुड़े जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर बात की जाएगी और लास्ट में हम कार्ल मार्क्स को हम देखेंगे। तो ये सभी ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, इन सब से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। कुछ एग्जाम होते हैं, जिसमें आजकल ये बेंथम को हटा दिया गया है, लेकिन हम इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबको हम 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम प्लेटो से करेंगे। अपना जो नया बैच आज से शुरू हो रहा है, उसकी जो शुरुआत हम प्लेटो से करेंगे। लेकिन प्लेटो को पढ़ने से पहले हम जो बेसिक्स है, वेस्टर्न फिलॉसफी का जो बेसिक्स है, उसको हम जान लेते हैं और ये जो भी थिंकर है, इनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना होगा। आपको नया बैच जॉइन करना है, आप हमें इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप कोर्स को जॉइन कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको आपको जिस भी कोर्स में एनरोलमेंट लेना है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके? शुरुआत हम यहीं से क्यों कर रहे हैं? प्लेटो से ही हम क्यों कर रहे हैं? देखिए इतना बड़ा थिंकर है, तो शुरुआत तो हमें यहीं से करना होगा। जब पॉलिटिकल साइंस ही हम यहीं से पढ़ते हैं तो हमें शुरुआत यहीं से करनी होगी, बुरा नहीं मान जाएँगे नहीं क्या, ओके? तो शुरू हम प्लेटो से करेंगे और थोड़ा बहुत एक बार स्टार्टिंग के अंतर्गत वेस्टर्न फिलॉसफी का जो बेसिक्स है, उसको भी हम जान लेते हैं। एक होता है फिलॉसफी, ये सभी हम पहले भी पढ़ाते हैं और अभी भी हम पढ़ा ही रहे हैं। ज़्यादा कुछ चेंज हमें इसमें करना नहीं होता, पहले भी ये सब चीज़ें बताते थे, अभी भी हम यही बता रहे हैं। प्लेटो के अंतर्गत और क्या चेंज होगा? जो आजकल नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट का जो वीडियो होगा हमारा, प्लेटो और अरस्तू दोनों को कंप्लीट होने के बाद का जो लास्ट क्लास होगी, उसमें जो नए-नए क्वेश्चन्स आज के समय बन रहे हैं, जो फैक्चुअल बन रहे हैं, किसने क्या कहा, इनकी कुछ बुक्स हो गई, उनके बारे में स्टेटमेंट हो गए, वो सब हम सबसे लास्ट में देखेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बार हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हम एक बना लेते हैं। फिलॉसफी दर्शन क्या होता है? दर्शन क्या होता है? दर्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो दर्शन क्या होता है? सर्चिंग ट्रू नॉलेज, सच्चे ज्ञान की खोज करना। सच्चे ज्ञान की खोज करना ही दर्शन का उद्देश्य होता है और इसकी खोज करके हम क्या करेंगे? मानव के जीवन को हम बेहतर बनाने का काम करते हैं। जो भी हम दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान की खोज करना और ज्ञान किस प्रकार का? जो मानव के लिए हेल्पफुल हो। ऐसा हर कोई नॉलेज नहीं, वह सभी ज्ञान जो मानव के जीवन को बेहतर बनाए यानी मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी ज्ञान, जो भी उपयोगी ज्ञान होता है, उसको हम सर्च करते हैं। उस प्रकार के ज्ञान की खोज हमारे द्वारा की जाती है। तो दर्शन का उद्देश्य होता है मानव के जीवन को बेहतर बनाना। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी हम पढ़ते हैं, पाश्चात्य दर्शन हम पढ़ते हैं, उसका भी उद्देश्य होता है मानव के जीवन को बेहतर बनाना। और कुछ थोड़ी पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत।
यही तो पढ़ते हैं कि मानव के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए और मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण कैसे करें। जितने भी फिलोसोफर हम पढ़ेंगे उनका उद्देश्य होगा एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण करना, प्लेटो से लेके कार्ल मार्क्स तक। उसके बाद भी जितने भी स्कॉलर्स हैं, कंटेम्पररी जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है, एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें मानव के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। कोई भी फिलोसॉफी हो गया, किसी भी फिलोसोफर का जो आइडियाज है इसी के आसपास घूमेगा कि कैसे हम मानव के जीवन को बेहतर बनाएं और उसके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण करें। तो यहाँ पर राजनीतिक दर्शन जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसका उद्देश्य क्या हो गया? उसका उद्देश्य हो गया एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसके द्वारा मानव के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। यही फिलोसॉफी का उद्देश्य होता है। प्लेटो का उद्देश्य क्या होता है कि हम एक ऐसा स्थायी राज्य का निर्माण हम करें, एक ऐसा स्थायी राज्य हो, एक आदर्श राज्य हो जिसमें राजनीतिक स्थिरता हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल में क्या? अरिस्टोटल के अंतर्गत भी हम मानव के जीवन को बेहतर बनाएं, कैसे बनाएं? वो अपने हैप्पीनेस का कंसेप्ट देंगे, तो उसमें भी ये सब बातें हैं। मैकियावेली के अंतर्गत थोड़ा सा अलग हो गया मैकियावेली का। मैकियावेली के अंतर्गत भी राज्य की जो सुरक्षा है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है और राज्य की सुरक्षा को एक राजा किस प्रकार बढ़ाए उसके लिए वो थोड़ा सा एडवाइस यहाँ पर मैकियावेली को देते हैं। उसके बाद में हॉब्स को हम देखते हैं। हॉब्स में क्या है? हॉब्स में भी एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है जिसमें सुरक्षा महत्वपूर्ण होता है, सिक्योरिटी पर्पज होता है वहां पर। ओके, सुरक्षा को कैसे बढ़ाएं एक स्टेट के अंतर्गत। उसके बाद में जॉन लॉक स्वतंत्रता की बातें करेंगे और उसके लिए वो पार्लियामेंट सिस्टम हो गया, लोकतंत्र हो गया, लिबरलिज्म के आसपास के जो कंसेप्ट है वहीं से उभर के आते हैं। उसके बाद यदि हम रूसो की हम बात करें तो रूसो के अंतर्गत भी हम देखेंगे कि समुदाय के महत्व को स्वीकार किया जाता है, उसमें समाज के महत्व को स्वीकार किया जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने का प्रयास उसमें किया जाता है। ये सब हम देखेंगे और लास्ट में हम देखते हैं बेंथम और मिल। वो भी मानव को किस प्रकार से अधिकतम लाभ मिल सके, किस प्रकार उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, उन सब के लिए वो अपनी अवधारणा देते हैं। और एक थिंकर जो हमारा रह गया है कार्ल मार्क्स, वो भी मानव के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। समाज के वो पिछड़े लोग जिनका विकास नहीं हुआ है, जिनका शोषण लगातार किया जा रहा है, उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाए, उन सब के लिए काम किया जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी स्कॉलर्स हैं हमारे, जितने भी फिलोसोफर हैं, उन सब का एक ही काम है, मानव के जीवन को कैसे भी करके हम बेहतर बनाएं और उसके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण हम करें। यही हमें फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंतर्गत पढ़ना है। आगे देखिए, इसमें जितने भी वेस्टर्न थिंकर हम पढ़ेंगे उनके सामने कुछ क्वेश्चन रहेंगे। प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स जो हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से, उसके बाद भी जितने भी थिंकर है उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने का काम उनके द्वारा किया जाता है। जब भी वो अपनी फिलोसॉफी देंगे, अपने विचार देंगे, तो उनके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उनका आंसर उनके द्वारा दिया जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन है? तो सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की खोज करना पहला क्वेश्चन है। एक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मानव का जीवन बेहतर हो। दूसरा, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, कैसा रिलेशन होना चाहिए एक व्यक्ति और राज्य के बीच में। क्या व्यक्ति है उसको राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी हम देखेंगे। क्या व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए? क्या व्यक्ति ने राज्य को बनाया है? क्या ये नेचुरल है, प्राकृतिक संस्थाएं है कि नहीं? इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। क्या हमारी जो ड्यूटी है या जो राइट्स है इसमें महत्वपूर्ण कौन होता है? व्यक्ति के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं या अधिकार महत्वपूर्ण होता है? इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करें
व्यक्ति और राज्य और समाज में महत्वपूर्ण कौन है? कौन है? किसको आप प्रायोरिटी में रखोगे? एक व्यक्ति को, एक राज्य को या एक समाज को? तो आप देखोगे इस पर हमने अभी भी बातें किया कि सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कौन-सी होती है? सभी थिंकर इस पर अपना-अपना व्यू रखेंगे। इसके बाद में व्यक्ति और राज्य समाज में महत्वपूर्ण कौन है? आप देखोगे प्लेटो के अंतर्गत फिलोसोफर किंग की वो बात करेंगे कि जैसा वो कहता है वैसा ही करना चाहिए क्योंकि वो फिलोसोफर किंग है, दार्शनिक राजा है। उसको ट्रू नॉलेज का पता चल चुका है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो जैसा वो कहे वैसा ही करना चाहिए। तो इस प्रकार का एक राज्य का निर्माण करेंगे, एक आदर्श राज्य की बात करेंगे प्लेटो, जिसमें जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो, यानी हमारे पास में अधिकार कम होंगे। प्लेटो की जो व्यवस्था है उसमें हमारे पास अधिकार कम होंगे, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, यानी केवल आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करो, अपने कर्तव्यों का आप पालन करो। उसके बाद में अरस्तु आएंगे। अरस्तु क्या बोलेंगे? अरस्तु बोलेंगे कि एक व्यक्ति है वो समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। एक व्यक्ति को अपना विकास करना है और वह विकास कहाँ पर होगा? वो होगा एक स्टेट के अंतर्गत रहकर। वो एक समुदाय का भाग, एक समाज का भाग जब वो बन जाएगा, तब व्यक्ति का विकास हो जाएगा। डिटेल से हम करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे आप देखोगे यहाँ पर मैकियावेली। मैकियावेली की तो बात ही अलग है। वो तो राजा को सलाह देते हैं कि वो सब काम कीजिए आप जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वह सभी आप काम कर सकते हो। कैसे भी करो, आपको काम करना है, राज्य की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपको काम करना है। हॉब्स में आप देखोगे, हॉब्स में भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सामाजिक समझौता किया जाता है, उसके अंतर्गत व्यक्ति के जो अधिकार है वो काफी कम हो जाते हैं, ना के बराबर अधिकार उसको मिलते हैं। वहां पर भी जो किंग होता है, राजा होता है, जो स्टेट होता है, उसको पावरफुल बनाया जाता है। व्यक्ति के पास अधिकार कम होते हैं, वहां पर भी ड्यूटी को फॉलो किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा। जॉन लॉक के अंतर्गत आप देखोगे स्टेट का पावर वहां पर थोड़ा कम हो जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है, व्यक्ति के अधिकारों की बात वहां पर ही सबसे पहली बार की जाती है, ठीक से बात की जाती है। उसके बाद में रूसो। रूसो भी थोड़ा सा वो काफी अलग तरह का थिंकर है। वो कई सारी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की वो बातें कर रहे हैं और कहीं कहीं पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए वो राज्यों को एब्सोल्यूट पावर तक वो दे देते हैं। वो थोड़ा सा अलग टाइप में हम देखेंगे। उसके बाद में कार्ल मार्क्स के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं राइट्स एक व्यक्ति के पास में काफी कम होते हैं। ये सभी हमें वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंतर्गत पढ़ना है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य महत्वपूर्ण है या हमारा समाज महत्वपूर्ण है। ओके, इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण है? कर्तव्य और अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ज्ञान की आदर्श व्याख्या क्या हो सकती है? क्या होता है नॉलेज? क्या होता है? इनको एक्सप्लेन करने का काम भी वेस्टर्न फिलोसोफर के द्वारा किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो वेस्टर्न फिलोसोफर या वेस्टर्न फिलोसॉफी के सामने है वो है कि हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जिसको हम कहते हैं कि एक स्टेट है उसकी आज्ञा को हम क्यों फॉलो क्यों करें, क्यों हम उसकी बातें माने, जैसा स्टेट कह रहा है उसको हम फॉलो क्यों करें। आखिर कोई तो रीजन होगा, उसको हमें जस्टिफाई करना होगा। और जो भी फिलोसोफर आएंगे वो जस्टिफाई करेंगे कि जो भी व्यक्ति एक समाज के अंतर्गत है, जो स्टेट के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, उनको राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे प्लेटो में हम देखेंगे फिलोसोफर किंग जैसा कहेगा वैसा ही करना है, उसके पीछे रीजन प्लेटो देंगे कि फिलोसोफर किंग किस प्रकार से बनता है। उसके बाद में अरस्तु भी, उसके बाद में हॉब्स, लॉक, रूसो भी आप देखोगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा व्यक्ति अपनी कुछ अधिकार स्टेट को सौंप देता है। ओके, यानी जब स्टेट के पास में पावर आ जाएगी, स्टेट के पास में वेदता आ जाएगी, उसी समय हम राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे। यानी किसी भी प्रकार से जनता का समर्थन यदि स्टेट को मिलता है तभी हम राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमने कहा कि आप हमारे ऊपर शासन कर लीजिए और बदले में हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। जैसे हॉब्स के अंतर्गत हम देखते हैं सभी पावर है वो लेवियाथन के पास में रहती है, एक किंग के पास में रहती है, एक स्टेट के पास में रहती है
और बदले में व्यक्तियों को क्या मिलता है? सुरक्षा, सिक्योरिटी मिलता है। और ये सब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। तो हम अपने कुछ अधिकार है वो सरेंडर कर देते हैं, त्याग देते हैं हम। ठीक है, हम अपने कुछ अधिकार दे रहे हैं, बदले में हमें सुरक्षा दे दीजिए। तो जहां पर जनता की सहमति होगी, तो वहीं पर राज्य की आज्ञा का पालन किया जाएगा। हम राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करेंगे? वहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, या व्यक्ति अपने कुछ अधिकार स्टेट को दे देगा, जहां पर राज्य के पास वैधता होगी। उस कंडीशन में हम राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट भी हम डिटेल से हम कवर करेंगे हर थिंकर में। इसके अलावा यहाँ पर न्याय, समानता और स्वतंत्रता उसको डिफाइन किया जाएगा हर थिंकर के द्वारा। और इनमें संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, क्या न्याय महत्वपूर्ण है, जस्टिस क्या ग्रेटर देन है इक्वलिटी और लिबर्टी से, या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्यों क्यों क्या किस प्रकार का रिलेशन इसमें है, वो हमें देखना है। और लास्ट में आज की जो हम क्लास शुरू करते हैं, आज का जो हमारा विचार है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है यूनानी दर्शन, प्लेटो और अरस्तु। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो और अरस्तु के बारे में, हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस एनवायरनमेंट से वो आए हैं, जिस स्ट्रक्चर से आए हैं, जिस पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर से वो आए हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्लेटो और अरस्तु के जो विचार है वो अलग कैसे है, क्यों, कैसे, किस प्रकार से अलग है, और ऐसा क्या था उस समय यूनान में कि जो दर्शन है, जो फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, उसकी शुरुआत क्यों यूनान से ही हुई और कहीं से क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या था वहां पर। और उसके साथ में ही हम यहाँ के स्ट्रक्चर को भी डिटेल से देखेंगे। स्ट्रक्चर यदि हम समझ जाएंगे, उस समय का एनवायरनमेंट, उस समय लोग कैसे थे, क्या सोचते थे, क्या परंपराएं मान्यताएं थी, सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार की थी, उसको यदि हम समझ जाएंगे तो उसके बाद में हमें प्लेटो और अरस्तु को समझने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो अभी हम कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद में हम इनसे जुड़े जितने भी फैक्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनको हम देखेंगे। तो ये देख लीजिए आपका कि यूनान से ही क्यों शुरुआत होती है, ये देख लीजिए आप। और मुख्य रूप से भी यूनान में हम बात करें तो एथेंस से, जहां से हम देखेंगे सोक्रेटिस को हम देखेंगे और प्लेटो को हम देखेंगे। ये जो भी है फिलोसोफर है वो यहीं से थे, इस एथेंस से। एक दूसरे हैं अरिस्टोटल, वो यहाँ से थे, स्टेगिराम मैक्डोनिया से थे, वो मकदूनिया जिसको कहते हैं। अरस्तु यहाँ से थे, और प्लेटो और जो सोक्रेटिस है, सुकरात है, वो यहाँ से थे, एथेंस से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि दर्शन की शुरुआत यहीं से क्यों होती है, क्यों यहाँ से होती है। तो पहली बात तो ये कि ये जो छोटे छोटे यहाँ पर सिटी स्टेट, अभी हम देखेंगे कि सिटी स्टेट क्या होते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे सिटी स्टेट हुआ करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा इसमें, एथेंस है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। और एक महत्वपूर्ण क्या है, स्पार्टा, बहुत महत्वपूर्ण है। इधर मैक्डोनिया, ये हम देख रहे हैं, स्टेगिरा जहां से थे अरिस्टोटल, ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे। और ज्यादातर जो फिलोसफी की शुरुआत है वो एथेंस से होती है। और एथेंस की लोकेशन आप देखिए, ये एक व्यापारिक केंद्र था, पहला पॉइंट व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि इसके चारों ओर आप देखोगे पानी पानी है, बहुत सारे देशों से यहाँ पर लोग आते थे व्यापार करने के लिए। तो ये एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था। और जब भी कोई व्यापारिक केंद्र होता है, वहां पर कई सारे देशों के लोग यहाँ पर आते थे और अपना सिस्टम बताते थे, वो शेयर करते थे, हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था, सब वो बताते थे। तो यहाँ पर नए नए विचार आ रहे थे। व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र होगा तो कई सारे लोग आएंगे, हर देश से यहाँ पर लोग आते हैं। और लोग आने का फायदा क्या हुआ, ये नए नए विचारों से अवगत होते हैं, इनको नए नए विचारों का पता चलता है। और नए नए विचारों को पता चलेगा तो उनका भी विकास होगा, माइंड का विकास होता है एथेंस वासियों का। दूसरी बात है, यहाँ का जो सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जुडिशरी सिस्टम था।
लेजिस्लेचर यहाँ पर था, ओके। व्यवस्थापिका हो गई, कानून बनाने वाली संस्थाएं हो गई, न्याय देने वाली संस्थाएं हो गई, ये सब था। सभी लोगों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व हुआ करता था। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको नया नया कुछ एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, नया पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो दर्शन की शुरुआत है, फिलोसॉफी की जो शुरुआत है, यहीं से, एथेंस से ही होती है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, हमें समझना है प्लेटो और अरस्तु से, और अब हम अपने मेन कंसेप्ट पर आते हैं कि प्लेटो और अरस्तु जिस यूनान से थे, वो आखिर था कैसा? कैसा था यूनान? कैसा था यूनान? तो यूनानी दर्शन को यदि हमें समझना है, प्लेटो और अरस्तु को हमें समझना है, तो थोड़ा सा वहां का पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा। और इसके लिए एक बुक है बार्कर की, ग्रीस पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। इसमें डिटेल से बताया गया है कि कैसा वहां पर व्यवस्थाएं थी। सेबाइन की बुक है, उसमें भी डिटेल से लिखा है इन सब के बारे में कि एथेंस में क्या था, कैसे था उस समय का सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था। इन सबको हम रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। तो वहां का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था था, वो वर्तमान से काफी अलग था। यूनान का जो स्ट्रक्चर था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो वर्तमान से काफी अलग था, काफी अलग था। यदि अलग होगा तभी कुछ नया होगा, काफी कुछ डिफरेंस यदि सिस्टम होगा तभी तो कुछ नया आइडिया आएगा, कुछ नया थॉट आएगा। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन का जो जन्मदाता है वो यूनान है। फिलोसॉफी की जो शुरुआत है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी की जो शुरुआत है, वो यूनान से ही होती है। ये बात कौन कहते हैं? ये बार्कर अपनी बुक के अंतर्गत कह रहे हैं। ग्रीस जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें वो इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। अब समझते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेते हैं। और स्ट्रक्चर के अंतर्गत पहला हम देख लेते हैं वहां का स्टेट किस प्रकार से हुआ करता था। देखिए पहला पॉइंट, पहला देख लीजिए, यूनान। तो यूनान के अंतर्गत वहां पर पोलिस हुआ करते थे। और यहां पर ये जो पोलिस हुआ करता था, ये क्या था? एक संगठन हुआ करता था। आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्तमान के अंतर्गत जो स्टेट है, जो राज्य है, और राज्य के पास में जो भी पावर होती है कि राज्य अपने डिसीजन ले सकता है, एक राज्य अपने व्यवस्था, एक राज्य अपने अपने देश के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था का संचालन करेगा, उसके ऊपर दूसरे राज्य का नियंत्रण होगा या नहीं होगा, या दूसरे राज्यों की वो बात मानेगा नहीं या नहीं मानेगा। तो जो भी डिसीजन एक स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं वर्तमान में, उसी प्रकार से ये सिटी स्टेट हुआ करते थे, ये नगर राज्य हुआ करते थे। और ये सब अपने डिसीजन लिया करते थे कि हम अपनी सीमाओं के अंतर्गत हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, दूसरे राज्यों की बात मानना है, नहीं मानना है, वो अपने डिसीजन खुद से लेते थे, जिसको आज के समय में हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। तो इस प्रकार के जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, उनके पास में संप्रभुता नाम की शक्ति थी। इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी कम हुआ करती थी। जैसे प्लेटो, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5040 के आसपास वो बताते हैं कि यहाँ का जो नागरिकता है कितनी हुआ करती थी, लगभग 5040 लोगों के पास होती थी। तो बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे। आज के जो स्टेट है वो तो काफी बड़े होते हैं, लेकिन उस समय सिटी स्टेट हुआ करते थे, जिसको हम पोलिस कहते हैं। ये क्या होता था? एक संगठन होता था। और इसके अंतर्गत कैसा होता? जैसा आज का स्टेट है वैसा ही वो होता था, केवल इनका जो पॉपुलेशन है वो काफी कम था, जनसंख्या काफी कम हुआ करती थी उस पोलिस की। तो पुलिस के अंतर्गत एक व्यक्ति की जितनी भी नीड्स होती है, जितनी भी आवश्यकताएं होती है, उन सब की पूर्ति की जाती थी। एक व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं, जितने भी उसकी नैतिक आवश्यकताएं हो गई, उसकी भौतिक आवश्यकताएं हो गई, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, वो सभी की पूर्ति इस पुलिस के द्वारा किया जाता था, इस संगठन के द्वारा किया जाता था, जिसको हम सिटी स्टेट कह रहे हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग यहाँ पर लेती थी। जनता की जो सभी आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ यहाँ पूर्ति होती थी।
जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सीखता था वो इसी स्टेट से सीखता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नगर राज्य क्या है? मनुष्य का एक सच्चा शिक्षक भी होता है। एक सच्चा शिक्षक होता है, कौन होता है? नगर राज्य, सिटी स्टेट। यही उसका चर्च है, यही उसका विश्वविद्यालय है और यही उसका राज्य है। कारण क्या है? व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति एक नगर राज्य के अंतर्गत होती है। जब नगर राज्य में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी एक स्टेटमेंट काम में लिया जाता है यहाँ के लिए कि एक शिक्षक भी है, यही उसका चर्च है, यही उसका विश्वविद्यालय है, यही उसका राज्य है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी के द्वारा हो रही है। तो ये होता था एक पोलिस स्ट्रक्चर। कैसा था? जैसा आज का स्टेट है वैसा ही होता था, केवल इनका जो बाउंड्री है काफी छोटा छोटा हुआ, बाउंड्री कम होता था, पॉपुलेशन कम होता था, लेकिन जो संप्रभुता थी वो इनके पास भी थी। संप्रभुता की अवधारणा तो वैसे तो नहीं थी जैसी आज है, लेकिन हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली, तो हम कह सकते हैं कि डिसीजन लेने की जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो ये सिटी स्टेट ही थे। हमें एक स्टेट में कैसी नीतियों का निर्माण करना है, सोशल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में डिसीजन ये सिटी स्टेट ही लिया करते थे। तो एक पॉइंट आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अलग है वर्तमान व्यवस्था से। ऐसा एक सिटी स्टेट हुआ करता था। देखिए, यदि सिटी स्टेट होगा तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये छोटे छोटे हुआ करते थे, ये इतने इतने, मान लीजिए इतना इतना होता था। तो प्रत्येक रूप से इनकी भागीदारी हो जाती थी। सभी शासन की जो प्रक्रिया में है, शासन की जो व्यवस्था है उसमें भाग लेते थे। पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में सभी के द्वारा भाग ले सकते थे और कंट्रोल भी अच्छे से किया जा सकता है यदि पॉपुलेशन कम होगी। आज जैसा भारत जैसे देश, उसमें कहाँ पार्टिसिपेशन होगा सभी का? सभी पर नियंत्रण भी करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है नए दर्शन की शुरुआत में। इस प्रकार के बड़े बड़े जो भी दर्शन है वो आपको यहीं से मिलते हैं। कारण क्या है? ये स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। यहाँ का एनवायरमेंट, ये जो क्रिएट होता है इस सिटी स्टेट के अंतर्गत, वो काफी महत्वपूर्ण है और यही यूनान को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, यही एथेंस को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। आगे देखिए, इसमें सोसाइटी हम देख लेते हैं। सोसाइटी कैसा था? तो सोसाइटी को हम तीन भागों में बांट देते हैं। समाज का जो विभाजन था, डिवीजन था सोसाइटी का, वो तीन भागों में बांट देते हैं। पहला जो सर्वश्रेष्ठ था, सबसे अच्छा मानते हैं, वो थी नागरिक, सिटीजन ऑफ द सिटी स्टेट। तो नागरिक तो आज के समय में तो सभी हो ही जाते हैं। यदि हमारा भारत में जन्म हो रहा है, हमारे माता पिता यहीं से हैं, तो हम तो अपने आप ही यहाँ पर सिटीजनशिप हमें मिल ही जाती है भारत की। लेकिन उस समय यूनान में ऐसा नहीं था। ये एक विशेषाधिकार हुआ करता था, जन्म से प्राप्त ये एक विशेषाधिकार था। और जो भी व्यक्ति स्टेट में, जो सिटी स्टेट में जो भी व्यक्ति रहते थे, यदि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते थे, राजनीति में सक्रिय योगदान देते थे, यानी न्यायपालिका के वो भाग होते थे या डिसीजन मेकिंग में वो भाग लेते थे, ओके, नीतियां बनाते थे या कोई डिसीजन देते थे, यानी किसी भी प्रकार से यदि वो राजनीति के साथ में जुड़े हुए हैं तो उन्हीं को हम नागरिक कहते थे। वे सभी व्यक्ति जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जो भी जुड़े हुए हैं उनको हम कहते थे नागरिक। ऐसे हर कोई नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिनका भी था उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम कहते थे सिटीजन। और ये अवकाश वर्ग क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे जब हम डिटेल से अरिस्टोटल को हम देखेंगे। तो पहला जो क्लास है वो कौन सा हो गया? सिटीजन हो गया। क्या सभी व्यक्ति सिटीजन हुआ करते थे? नहीं होते थे। सिटीजन का जो कंसेप्ट वो हम अरिस्टोटल के अंदर डिटेल से हम कवर करेंगे। लेकिन सभी व्यक्ति सिटीजन नहीं हुआ करते थे। महिलाएं हो गई, शिल्पी वर्ग हो गया, इन सबको हम नागरिकता के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। अरिस्टोटल ऐसा कहेंगे। तो पहला हो गया नागरिकता। दूसरा देखिए यहाँ पर विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक जिनको फॉरेनर्स या मेटिक्स जिनको हम कहते हैं, अरिस्टोटल यहाँ पर अध्ययन के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं? एथेंस में पढ़ने के लिए आते हैं। प्लेटो के शिष्य होते हैं अरिस्टोटल, अरस्तु, और वो यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो वो क्या हो गए? एक मैटिक्स हो गए, ये फॉरेनर थे, वो स्टेगिरा से आते हैं, मतलब दुनिया से वो आते हैं। और जो मैटिक्स होते थे वो राजनीति में भाग नहीं ले सकते।
राजनीति में भाग कौन ले सकता था? जो उस सिटी स्टेट का जो भी व्यक्ति होता था वो ही भाग ले सकता, बाहर का नहीं। कोई भी फॉरेनर इसका भाग नहीं ले सकता। और जब राजनीति में भाग ही नहीं ले सकता तो उनको नागरिकता भी नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी नागरिकता? जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका नहीं हो रहा है तो उनको नागरिकता भी नहीं मिलती थी। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा स्लेव वाला देख लीजिए, सबसे लोअर क्लास है और ये वहां की परंपरा का भाग है। ऐसे नहीं है कि कोई जबरदस्ती ये सब उनको बनाया जाता, नहीं, वो उनकी मान्यता प्राप्त परंपराएं हैं। सभी इसको स्वीकार करते थे। जो स्लेव सिस्टम है उनका सभी समर्थन करते हैं। प्लेटो तो यहाँ तक इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, इनका तो कोई विचार ही नहीं है। तो इतनी सामान्य ये बात थी, वो सामान्य बात थी दास होना। इसलिए तो यहाँ पर प्लेटो कुछ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर अरिस्टोटल में हम डिटेल से इसको कवर करेंगे दास को। तो इकोनॉमी का जो बेस था वो यही थे, अर्थव्यवस्था का आधार था। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी है वो इन दास के द्वारा की जाती थी। ओके, तो आर्थिक क्रियाओं का आधार क्या हो गया? दास हो गया। और राजनीतिक क्रियाओं का आधार कौन हो गया? अभी हमने देखा था ऊपर, नागरिक। जो राजनीति में भाग लेते थे उसको हम नागरिक कह रहे थे। और जो एक्टिविटी बच गई इकोनॉमी से जुड़े हुई, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी घर का काम या एग्रीकल्चर जो कुछ भी होता है, उन सबको हम कौन कह देते थे? इसको हम स्लेव कहते थे, दास होते थे। वर्तमान में जैसे मजदूर जैसी भूमिका होती है, ये राजनीति में भाग नहीं लेते। और जब राजनीति में भाग नहीं लेते तो इनको हम नागरिक नहीं कहेंगे, तो ये भी सिटीजन नहीं होते थे। तो मैटिक्स हो गए जो कि सिटीजन नहीं थे। अरिस्टोटल कहेंगे कि मैटिक्स भी नहीं है, दास भी नहीं है, महिलाएं भी नहीं है, सिल्फी जो कामगार वर्ग है वो भी यहाँ पर सिटीजन नहीं कहलाएगा। तो ये आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कैसा स्ट्रक्चर था। 3 भागों में बटा हुआ था। दास है एक मैटिक्स हो गया, एक हो गया नागरिक। स्ट्रक्चर आप समझ गए हैं, व्यवस्था कैसी थी ये आप समझ गए हैं। तो यूनान को हमने अभी समझ लिया है, अब हम समझेंगे एथेंस को। पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में जो प्लेटो की फिलोसॉफी है उसके ऊपर हम आते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, अभी हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसी थी यूनान की। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एथेंस का, जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। और इस डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से एक बुक है वहां की जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान, जो कि क्लिस्टनेस के द्वारा लिखी गई थी। इस बुक में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस प्रकार की होती है, कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो एथेंस के अंतर्गत एक नागरिक सभा भी होती थी जिसको एस्क्लेसिया कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि एस्क्लेसिया क्या है, एक नागरिक सभा हुआ करती थी। और इसके जो मेंबर है, जो भी नागरिक जिनकी आयु 21 वर्ष हो गई है यानी 21 वर्ष प्लस है, और मेल केवल पुरुष ही इसके भाग हो सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी था और जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा यानी नागरिक वहां पर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। साथ में ही सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हुआ करता था। सभी नागरिक यहाँ पर भाग लेते थे और सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर था। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये भी एक्लेसिया भी आपको पता होना चाहिए। नागरिक जो 21 प्लस मेल है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें 2 इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, 2 संस्थाएं थी। पहली संस्था है जो कि 500 सदस्यों की एक परिषद थी, काउंसिल ऑफ 500। और दूसरा था एक अदालत, नागरिकों द्वारा निर्वाचित अदालत। तो ये 2 प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी, एक कानून बनाने वाली और दूसरा न्याय देने वाली संस्था। 2 प्रकार के बड़े इंस्टीट्यूशन हमें इस यूनान में, और मुख्य रूप से एग्जाम्पल यहाँ पर लिया एथेंस, सबसे महत्वपूर्ण एथेंस है तो एथेंस से यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशन हो गए, 2 संस्थाएं हो गई, काउंसिल ऑफ 500 और एक हो गया इसमें नागरिकों द्वारा निर्वाचित अदालत।
ये पता हो गया आपको। सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी नागरिकों की सहभागिता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर, और एक नागरिक सभा जिसको हम एक्लेसियम जिसको कह रहे हैं, एथेंस हो गया, उसका बेस क्या हो गया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ का एथेंस का, कि ऐसा कुछ सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ का सिस्टम हम समझ चुके हैं, और अब हम डायरेक्ट आते हैं प्लेटो के ऊपर। प्लेटो से पूर्व भी पहले भी एक टॉपिक और रह गया है, सोफिस्ट नाम आपने सुना होगा, कभी कभी आप सुनते भी रहते हो, सोफिस्ट विचारक। इसको हम डिटेल से आगे भी देखेंगे। सोफिस्ट जो फिलोसोफर है वो कौन कौन से हैं, चार चार थिंकर हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार इनका फिलोसॉफी आप देख लीजिए। तो प्लेटो के जो विचार हम पढ़ते हैं, उससे पहले भी कुछ फिलोसोफर थे। ये जो विचारक है वो प्लेटो से पहले उन्होंने अपने विचार दिए थे। ये जो सोफिस्ट जो शब्द है वो किस भाषा का है, यूनानी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान लोग। सोफिस्ट का मीनिंग क्या हो गया, बुद्धिमान। और ये पढ़े लिखे लोग होते थे और एजुकेशन देने का काम करते थे। एक स्टेट के अंतर्गत वो जाते, जैसे एथेंस के अंतर्गत ये सोफिस्ट लोग आते थे, और फिर जो भी जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहता था, राजनीति में जो भी भाग लेना चाहते थे, उनको वो ज्ञान की बातें बताते, वो स्पीच आर्ट बताते कि कैसे भाषण कला होना चाहिए, कैसा आपका स्पीच होना चाहिए, कैसे आपको बोलना है, वो सब यहाँ पर बताया जाता था। वो बताते थे कि आप एक कैसा अच्छा राजनेता कैसे बनो, कैसे आप अच्छा राजनेता बन सकते हो, आपकी जो स्पीच आर्ट है वो कैसे बढ़ाएं, इन सब का विकास इनके द्वारा किया जाता था, कि इनको बोलना बताया जाता था, इनको अच्छा राजनेता कैसा बने, इन सब के बारे में भी जानकारी इनको दी जाती थी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इनका फिलोसॉफी हम देखें कि सोफिस्ट के विचार कैसे थे, इतना तो पता चल गया ना। ये कौन होते थे, ये जो भी राजनीति में भाग लेने वाले होते थे वो मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहते थे, जो एक बड़े लीडर बनना चाहते थे, उनको पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। उनको बताते थे कि आप एक बेहतर राजनेता कैसे बनोगे। इसके लिए वो स्पीच आर्ट का सहारा लेते थे, उनको स्पीच बोलने की कला सिखाते थे, कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट हम करें, कैसे लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित करें, जनता को आकर्षित करने के तरीके वो बताते थे। आज भी आप देखोगे जो जनता को बेहतर तरीके से आकर्षित कर पा रहे हैं, कैसे भी करके लोगों को जो सबसे बेहतर पागल बना पाता है, वो सुप्रीम जो हमारे देश के अंतर्गत जो पद होता है वहां तक पहुंच जाता है। कारण क्या है, स्पीच आर्ट है, बोलने की कला होनी चाहिए, लोगों को कैसे पागल बनाया जाए। यदि ये सब सीख लिया तो आप राजनेता अच्छे बन सकते हो। अच्छे राजनेता तो नहीं बन सकते, लेकिन राजनीति में आप जा सकते हो अच्छे से। इनके विचार कैसे थे, ये थे भौतिकतावादी थे, मेटेरियलिस्ट थे ये सभी। भौतिकतावादी यानी इस संसार को महत्वपूर्ण मानते थे, सुख की वो बातें करते थे, उपभोग की वो बातें थे करते थे, कैसे भी करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, खाना पीना मस्त तरीके से रहते थे। कंज्यूमर कल्चर जिसको हम कहते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति पर विश्वास करते थे। जैसे कहा जाता है ना कि ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। कैसे भी करके आपको मस्त रहना, खा पी के अच्छे से रहना है, खूब कंज्यूम करना है, जितने भी रिसोर्सेज है ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। और जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, जिसके पास मैटर ज्यादा होगा, वही व्यक्ति सुखी होगा। इस प्रकार की एक फिलोसॉफी हमें देखने को मिलता है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति का ये समर्थन करते थे। एक विचार और है, एब्सोल्यूट नॉलेज का ये समर्थन करते थे। निरपेक्ष सत्य या निरपेक्ष ज्ञान की बातें नहीं करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। सार्वभौमिक क्या होता है, आपके पास में एक शब्द है, वो है एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, जिसको आप कह सकते हो सार्वभौमिक। ये क्या होता है, ये देख लीजिए, सार्वभौमिक। ओके, तो यूनिवर्सल यदि होता है कोई, हम कहेंगे कि कोई ज्ञान है वो यूनिवर्सल है, वो एब्सोल्यूट है, तो उसका अर्थ क्या होगा कि जो भी हम ज्ञान हम बात कर रहे हैं वो हर जगह अप्लाई होगा।
जैसे इस पेन को बनाने का जो मैटर हमें चाहिए, कैसे ये बनता है? इसको हम भारत में भी बना सकते हैं, इसको आप अमेरिका में जाके भी बना सकते हो, इस पेन को आप बना सकते हो। तो ये क्या हो गया? इसको बनाने का एब्सोल्यूट टेक्निक हो गई। एब्सोल्यूट टेक्निक हो गई, आप इस पेन को हर जगह बना सकते हो। जैसे इसको ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगा। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। आप कहीं भी जाइए, आप अमेरिका जाइए आप, ओके, अफ्रीका जाइए आप, किसी भी देश में यदि पेन को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे की ओर गिरेगा। ये बात ठीक है। लेकिन सभी लोगों के जो विचार है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, संस्कृति है, वो एक समान नहीं होती है। अमेरिका के लिए हो सकता है कि कुछ बातें उनके लिए सही हो और वो हमारे लिए सही नहीं हो, पॉसिबल है। हर देश की अपनी परंपराएं होती है, संस्कृति होती है, वो अलग तरह के लोग होते हैं, उनके लिए जो सही है वो हमारे लिए सही नहीं हो सकता। ओके, जो ट्राइबल्स है उनके लिए कुछ और सत्य की परिभाषा हो सकती है, हमारे लिए कुछ और हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि जो हम माने वही वह माने। कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है इस दुनिया के अंतर्गत। तो ये बात ये कहते हैं कि कुछ भी यूनिवर्सल नहीं होता है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है कि आप किसी एक सत्य को बोल दो कि एक आप एक डेफिनेशन दे दो वो हर जगह अप्लाई हो, जरूरी नहीं होता है। आप जैसा कह रहे हो वही सत्य नहीं है। भारत में आपने कहा जरूर नहीं कि वो अमेरिका के अंतर्गत भी अप्लाई हो, वो अफ्रीका के अंतर्गत भी अप्लाई हो, वो यूरोप के अंतर्गत भी अप्लाई हो, जरूरी नहीं होता ये। इसको हम क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट नॉलेज ये नहीं होता है। तो ज्ञान क्या नहीं होता है? वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो हर क्षेत्र के अनुसार, हर स्थान के अनुसार, जहाँ लोग रहेंगे उनकी परंपराएं मान्यताओं के अनुसार बदलता रहता है। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, सब कुछ बदलता रहता है, परिवर्तनशील है सब कुछ। और एक पॉइंट और है, इनका जो फिलॉसफी है उसके सेंटर में कौन था? मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये पेन अच्छा है बुरा है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे लिए कितना यूजफुल है। ये बोर्ड है, अच्छा है हमारे लिए या बुरा है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे लिए इसका क्या उपयोगिता है। कोई भी रिसोर्सेज है इस दुनिया में, अच्छा है बुरा है, जो भी आपको दिखाई देता वो अच्छा है बुरा है, उसका पैरामीटर कौन होगा, पैमाना कौन होगा? वो होगा व्यक्ति। व्यक्ति के आसपास ही हम बात करेंगे, व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम काम करेंगे। वे सभी वस्तुएं, वे सभी रिसोर्सेज, संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी है, मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है, वो सब अच्छे होते हैं और हम उसी के लिए काम करेंगे। तो जो एनालिसिस का पॉइंट होता है, विश्लेषण का बिंदु होता है, वो क्या है? एक व्यक्ति। केवल हम मनुष्य की बातें करेंगे, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का हम काम करेंगे। जो अच्छा मनुष्य के लिए है वो अच्छा ही होगा, जो ठीक नहीं है मनुष्य के लिए वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मानव के जीवन को बेहतर बनाना, केवल सेंटर में कौन रखा जाएगा? एक मनुष्य। मनुष्य की खुशियों के लिए काम करना। तो इस प्रकार की बातें की जाती है सोफिस्ट फिलोसोफर के द्वारा। ये कौन थे? भौतिकतावादी थे, उपभोगवादी संस्कृति का समर्थन करते थे। ये युवाओं को बताते थे कि कैसे स्पीच आर्ट क्या होती है, अच्छा राजनेता कैसे बने, इन सब के बारे में ज्ञान देते रहते थे। ये थोड़े बहुत प्रोफेसर टाइप में ही होते थे, ओके, पूरे तो नहीं होते थे, लेकिन ये घूमते फिरते ज्ञान इन सबको देते रहते थे। उनको इनके पास पढ़ने के लिए आते और वो बताते कि कैसे आप एक राजनेता बन सकते हो। एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होता है, निरपेक्ष सत्य नहीं होता है, इस प्रकार की बातें करते थे। मैन इज द मेजर्स ऑफ ऑल थिंग्स की ये बातें करते थे कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड होता। तो इस प्रकार की इनकी फिलोसॉफी थी। इसके अलावा फिलोसॉफी क्या थी? शक्तिशाली का ही न्याय है। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसने जो कह दिया वही सही होता है। जैसे राजा ने कहा कि ये सही है तो वो सही हो गया, राजा ने कहा ये गलत है तो वो गलत हो गया। तो जो भी पावरफुल पर्सन होता है उसकी बात मानी जाती है। अमेरिका की बात हर जगह मानी जाती है, उसकी बातों को टाला नहीं जा सकता। परिवार के अंतर्गत जो बड़े होते हैं, जो प्रभावी होते हैं, उनकी बातों को माना जाता है। तो जो भी पावरफुल होता है, जैसा उसने कह दिया वही वही जस्टिस होता है। राजा ने कहा
कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है, वही न्याय होता है। अमेरिका ने कह दिया कि तुम गलत हो, वो सही है, तो यही जस्टिस हो गया। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है, शक्तिशाली का हित ही न्याय होता है। इसके अलावा राज्य को बनाया गया है, राज्य क्या है? एक आर्टिफिशियल स्टेट है। राज्य को बनाया गया है व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है। व्यक्ति मिलकर राज्य को बनाते हैं और जब हम किसी को बनाते हैं तो हम उसको समाप्त भी हम कर सकते हैं। इस पेन को हम बनाते हैं, इसको हम समाप्त भी कर सकते हैं, इसको हम बनाते हैं, इसको भी हम समाप्त कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्टेट को बनाया और जब हमने स्टेट को बनाया तो हम उसको समाप्त भी हम कर सकते हैं। चलिए अगला अगला पॉइंट देखिए। ऐसा ही कुछ विचार यहाँ पर सुकरात का भी था। सुकरात थे, वो भी कुछ-कुछ विचार ऐसे ही रखते थे। कुछ विचार ऐसे रखते थे। वो भी मानते थे कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड होता है। हमें जो काम करना चाहिए, मनुष्य की बेहतरी के लिए हमें काम करने चाहिए। और वो उनका समर्थन करते थे अपने आर्गुमेंट के द्वारा। बड़े ही अच्छे तरीके से वो इनका समर्थन करते थे। हालाँकि ये ठीक है, सोफिस्ट की पूरी फिलॉसफी का तो वो समर्थन नहीं करते, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट्स है। सोफिस्ट जो फिलॉसफी है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड होता है। इसका समर्थन यहाँ पर सुकरात के द्वारा भी किया जाता है। जब सुकरात के द्वारा ही ऐसे कुछ विचारों का समर्थन किया जाता है, तो उनके बारे में एक स्टेटमेंट है सुकरात के बारे में कि सुकरात कौन है? सुकरात है एक सोफिस्ट माना जाता है इनको। हालाँकि वो सोफिस्ट नहीं है। जब भी हम किसी विचारों को मान लेते हैं, कुछ-कुछ विचारों को हम मान लेते हैं, तो सुकरात के बारे में भी ऐसा ही कहा गया कि सुकरात भी जो सोफिस्ट है, उनकी कुछ-कुछ फिलॉसफी से सहमत थे। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि सुकरात एक सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट थे। वो मानवतावादी थे, मानव को सेंटर में रखते थे और तर्कशीलता की वो बातें करते थे, तर्क की वो बातें करते थे, रैशनैलिटी, ऐसे हवा में बातें नहीं करते थे। तर्क के आधार पर, रीज़न के आधार पर बातें करते थे। क्या सही और क्या गलत है, उसका डिसीजन वो अपने तर्क, अपने आर्गुमेंट, अपने रीज़न के द्वारा करते थे। और ऐसा ही कुछ जो काम है वो सोफिस्ट भी करते थे। इसलिए इनको कभी-कभी हम कह देते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट है। हालाँकि जो फिलोसोफर है, ये सोफिस्ट के अंतर्गत हम इनको शामिल नहीं करते हैं। ये छोटा-सा पॉइंट आपको देखना है। तो इतने सारे विचार हैं इनके सोफिस्ट के, तो इन सब को क्रिटिसिज़्म करने के लिए, इनका विरोध करने के लिए सबसे पहले सुकरात अपनी फिलॉसफी देते हैं, अपने विचार रखते हैं। उसके बाद आप देखोगे प्लेटो जैसे भी विचारक आते हैं और इन्होंने समाज के अंतर्गत जो एक माहौल खराब कर दिया था, इन सोफिस्ट ने एक माहौल खराब कर दिया था। जो उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ावा दे रहे थे, ये जो सोफिस्ट लोग होते थे, इन सबको हम कैसे कम करें? इसके आधार पर एक बेहतरीन व्यवस्था, एक बेहतरीन समाज का हम निर्माण करें। इन सब के लिए वो अपना दर्शन देते हैं। तो प्लेटो और सोक्रेटिस, इनके विचारों का जो भी विचार है, इनका विरोध इनके द्वारा किया जाता है। इतना आप समझ गए होंगे कि क्या होता है सोफिस्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम प्लेटो शुरू करते हैं। बेसिक्स बहुत ज़्यादा हो गए, आप समझ गए होंगे बेसिक्स। 40 से 45 मिनट हो गया है आपको बेसिक्स पढ़ते-पढ़ते फिलॉसफी का। और यूनान के बारे में भी हमने कुछ जानकारी प्राप्त किया, सोफिस्ट के बारे में भी हमने कुछ जानकारी प्राप्त किया। अब आते हैं मैन थिंकर प्लेटो के ऊपर। प्लेटो को तो हम काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं और अरिस्टोटल को भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, इनके विचार ही ऐसे हैं, इतने शानदार इनकी फिलॉसफी है। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो ध्यान से इसको पढ़ते जाइए, इसको ध्यान से आपको सुनना है। थोड़ा-सा फिलॉसफिकल वाला जो पोर्शन है उसको मैं ठीक से आपको करवाऊँगा। थोड़ा डिटेल से मैं करवाऊँगा जिससे आपको भी अच्छा लगे, समझने में आसानी हो। और इतने बड़े फिलॉसफर है, प्रारंभिक फिलॉसफर है, तो इनका हमें सम्मान करना चाहिए और इनके जो विचार है उनको गहराई से हमें पढ़ना चाहिए।
तो इनके जो प्लेटो है, प्लेटो के 2 प्रकार के विचार हम देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे। इनका दर्शन क्या है, इनके दार्शनिक विचार और राजनीतिक विचार दोनों ही हमें पढ़ना है। शुरू करते हैं एक-एक से। जन्म की बात करें तो 4 टू 8 बीसी में इनका जन्म होता है, 347 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ से थे ये? एथेंस के निवासी थे। और एक समय है, एक टाइम पीरियड आपके सामने दिया गया है 431 से 404 बीसी। एक टाइम है ये एथेंस का। और एथेंस के अंतर्गत उस समय जो कंडीशन है वो ठीक नहीं था। 431 से 404 के बीच का जो माहौल था वो ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पर थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। कोई भी जो सरकारें थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। कोई सरकार आ रही थी, कोई जा रही थी, फिर से आ रही है, फिर से जा रही है। ऐसा ही कुछ लगा हुआ था एथेंस के अंतर्गत। तो 431 से 404 के बीच में देखोगे एथेंस में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। एक युद्ध का माहौल बन चुका होता है और युद्ध का माहौल बनता है स्पार्टा और एथेंस के बीच में। स्पार्टा नाम सुना ही होगा आपने, स्पार्टा के योद्धा नाम सुना होगा। 300 भी से आपने मूवी देखी होगी। ओके, तो इन सब के बारे में हमें वहां जानकारी मिलती है। तो एथेंस जो कि एक बड़ा सिटी स्टेट था, पावरफुल था ये भी, और स्पार्टा वो भी एक पावरफुल स्टेट उस समय होता था। दो मुख्य स्टेट थे, सिटी स्टेट थे, दोनों के बीच में युद्ध होता है। एक बड़े लेवल पर युद्ध होता है, लंबे समय तक चलने वाला युद्ध होता है जिसका नाम है पेलोपोनेशियन वार। एक बड़ा युद्ध होता है पेलोपोनेशियन नाम वार के नाम से। इसको हम आईआर का जब थ्योरी हम देखेंगे वहां पर और हम डिटेल से इस युद्ध के बारे में बातें हम करेंगे। ओके, क्योंकि वहां पर हम पावर कन्फ्लिक्ट की हम बातें करेंगे, संघर्ष की हम बातें करेंगे। तो एक बार फिर से इस युद्ध को हम वहां पर पढ़ेंगे। तो एक बड़ा युद्ध हुआ और एथेंस वाले अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लग गए थे इस समय कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। ओके, हमको कोई नहीं हरा सकता। फिर भी वो हार गए। बड़ा बुरा लगा इन सबको। एथेंस जिनका नाम पूरी दुनिया में था, पूरे यूनान में था, उनके साथ ये बहुत बुरा हुआ था। एथेंस की हार इस युद्ध के अंतर्गत हो जाती है। तो यहाँ पर प्लेटो को भी बुरा लगता है कि ये क्या होगा, ये तो हम हार गए यहाँ पर। और जैसे ही हार होती है एथेंस की, तो एथेंस के अंतर्गत जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज हो जाता है और एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। पहले यहाँ पर डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी की हार हो गई। अब क्या होगा, जब पेलोपोनेशियन वार के अंतर्गत हार हो जाती है एथेंस की, उसके बाद में एक व्यवस्था का निर्माण यहाँ पर होता है। एक नई व्यवस्था आती है जिसको हम कहते हैं ओलिगार्की। एक छोटा सा समूह होता है ओलिगार्की, 20-30-40 लोग इसमें होते हैं और वो शासन करते हैं। तो एथेंस के अंतर्गत लगभग 30 व्यक्ति मिलकर एक शासन की शुरुआत करते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओलिगार्की। इसको क्या कहा जाता है, ट्रेनी ऑफ 30 व्यक्तियों का ये आतंक था। यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था नहीं थी, कुव्यवस्था बना दी थी। इतना बुरा हाल एथेंस का कर दिया था। ओके, ये अपनी जो पावर है उसका मिस यूज करता था। और बड़ी बात क्या, ये जो लोग थे इसमें 30 में से बहुत सारे प्लेटो के आसपास ही थे, आसपास के थे, उनके रिश्तेदारों में से इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे। कारण क्या है, कारण ये है कि एथेंस के अंदर जो प्लेटो था उनका परिवार भी एक पावरफुल फैमिली से वो बिलोंग करते थे, कुलीन वर्ग से ये बिलोंग करते थे, अच्छे खासे फैमिली से थे, अच्छे खासे पैसे थे, अच्छे खासा पॉलिटिकल पावर इनके पास होती थी। और इनसे जुड़े हुए जो लोग जब ये सरकार बनाते हैं तो प्लेटो को भी बुलाया गया कि आ जाइए आप भी शासन कीजिए। लेकिन प्लेटो ने मना कर दिया कि मैं इस व्यवस्था का भाग नहीं बनूंगा। तो ये जो 30 लोग हैं इनके द्वारा जब शासन किया जाता है तो ये अपनी शक्तियों का मिसयूज करते हैं और जैसे ही शक्तियों का मिसयूज करते हैं क्रांति होती है एक बार फिर से एथेंस के अंतर्गत। क्रांति कौन करता है, वही करते हैं, एथेंस के वासी ही करते हैं, एथेंस के निवासी ही क्रांति करते हैं और इस क्रांति के द्वारा एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है जिसको डेमोक्रेसी हम कहते हैं। पहले डेमोक्रेसी था, बीच में ओलिगार्की आता है और एक बार फिर से डेमोक्रेसी की शुरुआत यहाँ पर एथेंस के अंतर्गत होती है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, ये तो फैक्ट आपको पता ही होना चाहिए कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है,
राजनीतिक स्थिरता आपको एथेंस के अंतर्गत देखने को मिलेगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी फिलोसोफर होता है, उसके द्वारा एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया जाता है जिसमें मानव के जीवन को बेहतर बनाए। क्या ये एक बेहतरीन व्यवस्था है? नहीं है, ये एक बेहतरीन व्यवस्था नहीं है। देखो क्या हो रहा है, कभी लोकतंत्र आ रहा है इसमें, ओलिगार्की आ रहा है, पहले वाला हार गया था। बड़ा बुराई हुआ पूरे विश्व के अंतर्गत एथेंस की। उसके बाद में ओलिगार्की आया, ये उससे भी बढ़कर बेकार इंसाने थे इसमें, सब मिसयूज करने लगे। उसके बाद में एक बार फिर से डेमोक्रेसी आया और उसी डेमोक्रेसी ने उसके जो गुरु थे, प्लेटो के जो गुरु थे, सोक्रेटिस जिनको हम कहते हैं, सुकरात के नाम है उनका, सुकरात है, उनको मृत्युदंड दे देते हैं। उनके ऊपर आरोप था कि आप जो एथेंस के निवासी है, जो युवा लोग हैं, उनको आप बहला रहे हो। ओके, उनके साथ आप सही व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप उनको सरकार के विरुद्ध जा रहे हो, आप उनको सरकार के विरुद्ध ले जा रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर सोक्रेटिस क्या थे कि ये काफी इंटेलेक्चुअल थे और मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रैशनैलिटी पर विश्वास करते थे, ये तर्क के ऊपर बातें करते थे। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया तो बातें मान लिए, नहीं। ये सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते थे और सत्य तक पहुंचने के लिए वो आर्गुमेंट करते थे लोगों के पास जाकर। जैसे कोई बड़ा-सा हाट बाजार लगा हुआ है, या हो सकता है कि यहाँ पर बड़ा-सा कोई हाट बाजार लगा हुआ है, या हो सकता है कि यहाँ पर कोई सभा हो रही है, लोग इकट्ठा है, कोई गैदरिंग हो रहा है, तो वहाँ पर जाते और लोगों से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते कि इसके बारे में आपके क्या विचार है? तो ऐसे में वो एक-एक करके जितने भी बुद्धिमान लोग थे, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, वहाँ पर एथेंस के अंदर गए, सभी को हरा देते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है कि ऐसे कैसे? ये सुकरात तो सभी को हरा रहा है। तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, किसी भी प्रकार से आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर कहा गया, डेमोक्रेसी की जो सरकार थी उसके द्वारा कहा गया कि ये जो नवयुवक है, जो एथेंस के निवासी है, उनको सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और उनको एक ज़हर का प्याला दिया जाता है और इसको सुकरात स्वीकार कर लेता है। सुकरात इनको स्वीकार कर लेता है, उनके पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है कि वो कानून पर विश्वास करते थे। यानी आपका जो स्टेट है उसके द्वारा जो काम किया जाता है उस पर भी विश्वास करते थे कि विधि बना रहे हैं वो, तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। स्टेट के द्वारा जो किया जा रहा है, विधि निर्माण किया जा रहा है, उसको हमें कहीं न कहीं पालन करना चाहिए और यदि मैं सही हूँ तो मुझे यहाँ भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों भागूँ? मैंने कोई गलती नहीं की है और इनके द्वारा जो सज़ा दी जा रही है उसको मैं सुनूँगा, मैं उसको जो भी सज़ा दी जा रही है उसको मैं सहन करूँगा। ओके, उसको मैं लागू करूँगा। जैसा ये कह रहे हैं कि आप एक प्याला पी लीजिए, ठीक है मैं प्याला पी लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आगे वाली पीढ़ियाँ उनको संदेश तो जाएगा कि ऐसा गुरु भी हुआ था जिसने अपने विचार दिए थे और इसकी जैसे ही मृत्यु होती है फिर इनके विचार आगे बढ़ाए जाते हैं प्लेटो के द्वारा। तो आप देखोगे एथेंस का जो व्यवस्था है, वो ठीक नहीं लग रहा था। प्लेटो इससे खुश नहीं थे कि ये क्या हो रहा है एथेंस के अंतर्गत, ऐसा तो नहीं था हमारा एथेंस। हमारा जो एथेंस था वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करता था कभी। कितने पावरफुल थे, कितने नैतिक हुआ करता था। एक बेहतरीन व्यवस्था थी, पूरे विश्व में इसको मानते थे। ये क्या हो गया? इन सब से दुखी होते हैं और लास्ट में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है कि इनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, इनको मृत्युदंड दिया जाता है इस एक डेमोक्रेसी व्यवस्था के द्वारा। जो डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था थी उसके द्वारा उसके गुरु को भी यहाँ पर ज़हर दिया जाता है, ज़हर का प्याला दिया जाता है। तो वो इन सब से खुश नहीं रहते, काफ़ी इनको फीलिंग गुड नहीं आता है और वो एथेंस को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसको इसको समाप्त करना है हमें और इसको समाप्त करके एक बेहतरीन, एक आदर्श राज्य का हमें निर्माण करना है। एक आदर्श व्यवस्था का हमें निर्माण करना है। कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा था। तो प्लेटो का जो दर्शन है उसका उद्देश्य रहेगा कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसको समाप्त करना और एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना, एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना, जिसके द्वारा मानव के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण प्लेटो के द्वारा किया जाएगा। ओके,
अब प्लेटो चले जाते हैं एथेंस छोड़ के और 386 के आसपास वो वापस एथेंस आते हैं और एक विश्वविद्यालय खोलते हैं जो कि पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, यूरोप का पहला विश्वविद्यालय जिसका नाम था एकेडमी। एकेडमी इसका नाम हुआ करता था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जितने भी पहले के फिलोसोफर हुआ करते थे वो सब कुछ पढ़ते थे। अभी वाले तो जैसे अपन जैसे हैं ये पढ़ लेते हैं, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो पहले वाले एक्सपर्ट होते थे। आप प्लेटो को देखोगे, उसके बाद अरिस्टोटल को आप देखोगे तो वो साइंस में भी उतने ही मास्टर थे जितने पॉलिटिकल साइंस के अंदर थे। साइंस, पॉलिटिकल साइंस जितने भी सब्जेक्ट होते थे वो सभी को पढ़ते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से वो पढ़ते थे। तभी तो इनके विचार है, एक से बढ़कर एक विचार आपको प्लेटो और अरिस्टो के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 386 के अंतर्गत वो एकेडमी नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ये था इसका बैकग्राउंड। और दर्शन का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक स्थिरता को प्राप्त करना। एथेंस के अंतर्गत जो अव्यवस्था फैल गई है, इस प्रकार की जो बुरी बुरी व्यवस्था फैल गई है, क्या हो रहा है, कभी आ रहा है कभी कोई जा रहा है, वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था हो जो हमेशा चलती रहे, जो स्थायी हो, आदर्श हो और उसके अंतर्गत मानव के जीवन को बेहतर हम बना सकें। इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए। बात मेरी समझ गए होंगे आप। तो दर्शन का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक स्थिरता को प्राप्त करना। क्यों करना? ये हमने पढ़ा अभी तक। अभी हमने पढ़ा कि ये था, ऐसा था एथेंस। ऐसा तो वो नहीं देख सकते थे। ऐसा ऐसा जो अस्थिरता थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, उसको वो अब नहीं देख सकेंगे। अब एक नई व्यवस्था का निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा। चलिए इतना हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ आइडिया, विचार की अवधारणा। इनका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो कुछ हमने देखा अभी तक। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हमने देखा था कि उस समय एथेंस के अंतर्गत प्रॉब्लम थी और उसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए एक नए नए समाज की, एक नए स्टेट की वो कल्पना करते हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था बनाने की वो बात करते हैं। इसी पॉइंट को वो थोड़ा और फिलोसॉफिकल बेस के ऊपर वो लेके जाते हैं और अपना कुछ नया आइडिया देते हैं। वही चीजें हमें देखनी है, एक बेहतर राज्य का हमें निर्माण करना। लेकिन ये बेहतर राज्य कौन सा होगा, किस प्रकार का होगा, ये स्थायी राज्य क्या होता है, आदर्श राज्य क्या होता है, इसको हमें पढ़ना है। और इसको अब हम पढ़ेंगे प्लेटो का जो फिलोसॉफिकल बेस है, उनका जो दर्शन है, उसके बेस पर हम इसको पढ़ेंगे। और इसी को समझाने के लिए वो अपना एक कंसेप्ट देते हैं जिसका नाम है विचारों की अवधारणा, और इसको हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। एक ही है दोनों। ओके, कंसेप्ट ऑफ आइडिया बोल दीजिए या आप थ्योरी ऑफ फॉर्म्स आप बोल सकते हैं, इसको दोनों एक ही है। इसको वो समझाते हैं। थोड़ा सा आप जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे आप समझते जाइए। इसको समझाने के लिए वो दो प्रकार के विश्व की वो बातें करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो पॉलिटिकल आइडियाज बताया था, वहां पर भी दो चीजें हमारे सामने हैं। पहला है एक वर्तमान व्यवस्था है, एक हो गई वर्तमान व्यवस्था जिसमें राजनीतिक अस्थिरता है वर्तमान विश्व के अंतर्गत। उस व्यवस्था से हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे तो एक नई व्यवस्था का हम निर्माण करेंगे। तो दो प्रकार हो गए ना उसमें भी। पहला जहां पर हम रहते हैं, और दूसरा जो हम सोच रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था का हम निर्माण करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर भी दो व्यवस्था हो गई। इसी को थोड़ा और अलग तरीके से हम समझते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की विश्व की वो बात कर रहे हैं अपने एक कंसेप्ट के अंतर्गत, विचारों की जो अवधारणा है इसके अंतर्गत। एक तो वो जिसमें हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड। और इसके अंतर्गत सब कुछ परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें चेंज होता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हम भी चेंज हो जाते हैं, पहले बच्चे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है कुछ भी स्थायी नहीं है। ये आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, एक समय के बाद में ये भी खराब हो जाएगा। लाइट जल रही है, ये भी कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी, दूसरा लाना होगा। पेन है, ये भी खराब हो जाएगा। माइक है,
ये भी खराब हो जाएगा। तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ चेंज यहाँ पर होता है। कहाँ पर? जो जिस दुनिया में हम रहते हैं। आप अपने आस-पास कुछ भी देखिए, सब कुछ यहाँ पर चेंज होता रहता है और जहाँ पर चेंज हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? ये अस्थायी होता है। इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो चेंज हो रहा है और वह क्या है? अस्थायी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है, चेयर आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, फैन, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है अपने आस-पास, हम खुद भी, ये सब क्या है? ये सब चेंज हो रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा और आगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अज्ञान का प्रसार है। हम जो इस दुनिया में रहते हैं, सभी के अज्ञानता का एक पर्दा सा लगा हुआ है और हम सब इसी को सही समझ रहे हैं। जो कुछ हमें दिखाई देता है, उसी को हम सत्य समझ लेते हैं। जैसे वहाँ पर हमने एथेंस में हमने देखा था कि जो जो व्यवस्था चली आ रही है, उसी को हम ठीक समझ रहे हैं कि ये तो अच्छी व्यवस्था है। जैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, उसी को हम अच्छा समझ रहे थे कि ये तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। ओके, हम समझ रहे थे लेकिन वो हमारी गलतफ़हमी है। उससे भी एक बेहतरीन व्यवस्था होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, वो अपने आइडियाज़ में बताते हैं कि जिस विश्व में हम रहते हैं, अपने आस-पास आप देखोगे सब कुछ चेंज होता रहता है, सब कुछ अस्थायी होता है। हम अज्ञान के एक पर्दे के अंतर्गत है। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हमें क्या नहीं आता है, हमारे पास सब कुछ है, हमें सब कुछ पता होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम समझ लेते हैं कि ये जो एप्पल है, यही सब कुछ है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही सब कुछ है। इसी एप्पल को हम सब कुछ मान लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार के वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं? भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखिए, एक दूसरे संसार की वो बात करेंगे जिसको वो कहेंगे मेटाफिजिकल वर्ल्ड, पराभौतिक विश्व। इसको हम कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं विचारों की दुनिया। ये दूसरे प्रकार का विश्व है। पहला विश्व है जिसमें सब कुछ अस्थायी था, परिवर्तनशील था, अज्ञान था वहाँ पर, कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ वहाँ पर नहीं था, सब कुछ चेंज हो रहा था, कोई भी सत्य की डेफिनेशन वहाँ पर नहीं थी। लेकिन एक ऐसे दुनिया की हम बात कर सकते हैं जो कि स्थायी हो, जो कि परमानेंट हो। क्या ऐसी दुनिया हो सकती है जहाँ पर सब कुछ स्थायी होता है? सब कुछ स्थायी होता है, जिसमें चेंज नहीं होता है। प्लेटो ने कहा हाँ, होता है, ऐसा भी होता है। एक ऐसा विश्व भी होता है जहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मेटाफिजिकल वर्ल्ड या विचारों की दुनिया हम कहेंगे इसको। इसको हम विचारों की दुनिया हम कह सकते हैं। आइडिया आप देखिए, ये पेन तो हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं कि ये तो टूट जाएगा, बिल्कुल ये टूट जाएगा पेन। लेकिन इस पेन का आइडिया आप सोचिए, माइंड के अंतर्गत पेन का एक आइडिया सोचिए, क्या वो कभी समाप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पेन के आइडिया को, एक विचार को आप कैसे समाप्त कर सकते हो? विचार थोड़ी समाप्त हो जाएँगे। ये बोर्ड है, इसको आप तोड़ोगे, हथौड़ा मारोगे तो ये टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन इसका जो माइंड में हमारे आइडिया है कि बोर्ड ऐसा होता है, ऐसा कुछ लाइट होता है, ऐसा चारों ओर से ब्लैक-ब्लैक होता है, कुछ नीचे इसके स्विच भी दिए होते हैं। ऐसा एक आइडिया आप सोचिए, तो क्या उसमें उसमें चेंज होता है क्या? वो क्या समाप्त हो सकता है? नहीं, आइडिया को आप कहाँ समाप्त करोगे? एक और देखिए इसमें, ये वास्तविक होता है। हम क्या सोचते हैं? हम तो अक्सर ये सोच लेते हैं कि जो हमें दिखाई देता है वही सत्य होता है। इस विश्व में जो कुछ हम दिखाई दे रहा है वही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक क्या होता है? वास्तविक होता है आइडिया। जो एप्पल होता है, एप्पल जो हम सेब खाते हैं वो वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक क्या होता है? उसका जो आइडिया हमारे माइंड के अंतर्गत होता है, जो कि बहुत बेहतरीन होता है। ओके? तो वास्तविक क्या होता है? वह आइडिया होता है। ये ज्ञान की दुनिया होती है। यहाँ पर नॉलेज होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज वहाँ पर होता है। उस ज्ञान में चेंज नहीं होता। कहाँ पर? विचारों की दुनिया के अंतर्गत। जैसे ये क्या है? ये एप्पल का एक आइडिया है। आप इसको आइडिया बोलिए, ओके? ये आपका एप्पल नहीं है, एप्पल का केवल एक आइडिया है। हमारे माइंड में एक बेहतरीन एप्पल का आइडिया आता है।
एक सुंदर सा एप्पल, उसकी तरह नहीं, उसकी तरह एप्पल हम नहीं सोचते माइंड में, जब हम सोचते हैं इस प्रकार के एक एप्पल का आइडिया हम लेकर आते हैं। ओके, तो वहां पर हमने पढ़ा था पॉलिटिकल आइडियाज के अंतर्गत, जहां पर वर्तमान व्यवस्था थी और उससे लोग खुश भी थे वर्तमान व्यवस्था से। वो सोचते थे कि ये सबसे बेहतरीन है, लेकिन नहीं, हम बनाएंगे एक बेहतरीन विश्व। और मुख्य रूप से प्लेटो का जो फोकस था उस समय वर्तमान व्यवस्था में चेंज करना था और एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। एक बेहतरीन व्यवस्था, एक स्थायी राज्य का निर्माण की बात वो कर रहे हैं। उसको वो अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम अपने आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी को हम वास्तविक मान लेते हैं, इसी से हम खुश हो जाते हैं। सोफिस्ट जो कह रहे हैं उसी से हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कुछ सब कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है? एक आइडिया है। एक आदर्श राज्य का जो विचार है, एक बेहतरीन जो व्यवस्था का विचार मेरे पास है, वो ही स्थायी होता है, वही परमानेंट है, उसमें चेंज नहीं होता है, वो ही एब्सोल्यूट नॉलेज है। ओके, इस प्रकार की प्लेटो बात करते हैं। क्यों बात कर रहे हैं? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वर्तमान व्यवस्था कौन सी है? ये वर्तमान व्यवस्था है और इस व्यवस्था से हमें कहाँ जाना है? इस व्यवस्था में जो हमारे अंदर एक आइडिया है। 2 पॉइंट हमने वहां पर देखी, चेंज वहां पर हो रहा है, यहाँ पर भी हमें इससे, ये जो भौतिक संसार है, इससे बाहर निकल के हमें कहाँ जाना है? विचारों की दुनिया में। विचार जैसा है वैसा ही हमें बनना है। जैसा जैसा आइडिया हमारे अंदर है, एक बेहतरीन विश्व, एक बेहतरीन राज्य, एक बेहतरीन व्यवस्था का जो आइडिया हमारे पास में है, हमें वहां तक जाना है। हमें वहां तक जाना है, तो हमें ये एप्पल नहीं चाहिए। हम जो एप्पल चाहिए, हमें इस प्रकार का एक एप्पल चाहिए। हमें उस समय जो करप्शन था सोसाइटी के अंतर्गत, जो भ्रष्ट समाज था, वैसा समाज नहीं चाहिए। हमें एक प्लेटो का आदर्श राज्य चाहिए। प्लेटो का आदर्श राज्य चाहिए, जहां पर एक फिलोसोफर किंग रूल करेगा। उस प्रकार का एक राज्य चाहिए। तो उसको, उसी को समझाने के लिए थोड़ा सा अपना ये कंसेप्ट देते हैं। देखिए, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आता रहता है यहाँ से, कि वो जो विचारों की दुनिया है उसके अंतर्गत क्या वो परिवर्तनशील होता है? जैसे क्वेश्चन आ गए विचारों की दुनिया के बारे में कंसेप्ट, क्या वे आइडिया को फॉलो करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल वो विचारों को फॉलो करते हैं। क्या ये स्थायी होता है? यस। क्या ये विचारों की दुनिया? यस। क्या ये वास्तविक है? यस। क्या यहाँ पर एब्सोल्यूट नॉलेज है? यस। इसमें कभी कुछ चेंज नहीं होता, बिल्कुल इसमें कभी चेंज नहीं होता है। आप सोचिए, सोचिए, एक पेन है, पेन का आइडिया आप सोचिए, क्या उसमें चेंज हो सकता है? पेन का आइडिया, हम बेहतरीन एक पेन का आइडिया सोच रहे हैं, उसमें क्या चेंज होगा? ओके, वो स्थायी होता है, वो एब्सोल्यूट होता है, और जब हम आइडिया सोचते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होता है। हम वैसा ही एक आदर्श राज्य हम बनाएंगे, जैसा हम, हमारे अंदर आइडिया है, एक बेहतरीन कल्पना हमने की है, वैसा ही हम समाज बनाएंगे। तो उसी को समझाने के लिए ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं प्लेटो। इसी को और वो डिटेल से समझाते हैं, और इनका कंसेप्ट है, इसी इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, आइडियाज जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसी को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, जिसको हम कहते हैं एलिगरी ऑफ द केव। किस कंसेप्ट को? इसी को, अभी जो हमने पढ़ा है, इसको और हम डिटेल से हम समझते हैं, और इसको समझाने के लिए वो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं एलिगरी ऑफ केव का, गुफा का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। ओके, गुफा की सीख जिसको हम कहते हैं, और ये लिखा गया इनकी फेमस बुक रिपब्लिक का जो चैप्टर नंबर 7 है, रिपब्लिक का जो चैप्टर नंबर 7 है, उसके बारे में इसको डिटेल से बताया गया। इसको रीडिंग कर लेना, पीडीएफ आपको मिलेगा, वहां से आप रीड कर लेना। समझते हैं डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है इनका, वो कैसे अपने एग्जाम्पल के द्वारा इस कंसेप्ट को हमें समझा रहे हैं। आइडिया वाला जो कंसेप्ट है उसको वो समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिए। आपको एक केव दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक केव आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको। ये आपको एक केव दिखाई दे रहा, गुफा। ओके, यहाँ तक, यहाँ तक आपको एक केव दिखाई दे रहा है। ओके, ये बाहर रास्ता जा रहा है इधर से। ओके, तो ये केव है, और केव को हम क्या बोल सकते हैं? जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल सकते हैं भौतिक संसार।
इसको आप बोल दीजिए फिजिकल वर्ल्ड, आप बोल दीजिए भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं। हम किस में रहते हैं? भौतिक संसार में हम रहते हैं, यानी इस केव में हम रहते हैं। बारीकी से आप मेरी बात सुनते जाइए, केवल सुनिए आप। यहाँ पर ये गुफा क्या है? ये गुफा है भौतिक संसार जिसमें अभी हम रह रहे हैं। कल्पना आप सोचिए केवल, ये गुफा क्या है जिसमें हम रह रहे हैं। दूसरा, ये कुछ लोग हैं यहाँ पर, 3 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनके हाथ में कुछ-कुछ है। ओके, तो ये लोग कौन है? ये है सोफिस्ट लोग। ये सोफिस्ट है। और ये कौन है? ये हम है, सामान्य लोग है, ये सामान्य जनता है, ये सामान्य जनता है ये। यहाँ पर आग जल रही है। ओके, और इनके इनके यहाँ पर कुछ है, इनके हाथों में कुछ है। कोई चिड़िया होगा या कोई घोड़े का चित्र होगा या कोई पौधा होगा, ये सब है। और आग का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा और जैसा इनके हाथ में है वो ही इनका शैडो आपको दिखाई दे रहा है। शैडो आपको दिखाई दे रहा है, छाया चित्र। छाया चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल। इतना आप समझ गए होंगे कि ये कौन है? ये लोग 3 लोग हैं यहाँ पर। ये कौन है? ये सोफिस्ट विचारक है, हम बोल सकते हैं इनको। और ये कौन है? ये 3 लोग हैं, ये जंजीरों में बंधे हुए हैं और ये केवल सामने ही देख सकते हैं, दीवार के ऊपर वो देख सकते हैं और आगे-पीछे साइड में कौन है उसको वो नहीं देख सकते। तो ये कौन है? ये हमें सामान्य जनता है। यहाँ पर आग जल रही है और आग इनके बैक साइड में दिख रहा है, तो इनका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा और यहाँ पर इनकी परछाइयाँ पड़ेगी सामने। इनको नहीं पता कि हमारे पीछे क्या है। ये केवल सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक दीवार है, ये दीवार है। ओके, और इनका छाया यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब समझिए मेरी बात। ये जो लोग हैं वह वही देख सकते हैं जो ये दिखाएंगे। ये जो सोफिस्ट है, जैसा दिखाएंगे उनको वो ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर यदि हाथी वो लेके आ जाएँ तो ये देखेंगे कि हाथी है, ये इसी को वास्तविक मान लेंगे। इनके हाथ में कुछ और आ गया तो वो यहाँ पर इनकी परछाई पड़ेगी, वो तो उसी को सत्य मान लेंगे। ऐसा ही तो होता है। यानी जैसा सोफिस्ट लोग कहेंगे आप उसी को सत्य मान लेते हो। आपको इस संसार के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए एक एक अज्ञानता का पर्दा वो अपने आसपास बनाते हैं। जैसे अमेरिका जैसा चाहता है वैसा ही हम करते हैं। उसी को हम सत्य मान लेते हैं। अमेरिका कहता है डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है, पूरा विश्व मानता है अरे वाह! यस, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी व्यवस्था है। कैपिटलिज्म पूंजीवाद सबसे अच्छा है, बिल्कुल है। बर्गर खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। जीन्स पहननी चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। अमेरिका जैसा कहता है उसी को हम सत्य मान लेते हैं। अमेरिका की कल्चर को हम सत्य मान लेते हैं। सोफिस्ट जैसा कह रहे हैं उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं कि सोफिस्ट जैसा कह रहे हैं वो यूनिवर्सल है, यही है, यही सब कुछ है। ये कभी गलत नहीं हो सकते, अमेरिकन्स कभी गलत नहीं हो सकते। यूरोपियंस जो कल्चर है उनका पॉलिटिकल सिस्टम है सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर लोग होते हैं। तो जो कुछ हम वही देखते हैं जो कुछ हमें दिखाई देता है। सिलिकॉन वैली के अंतर्गत जो कुछ हमें दिखाते हैं वो पूरा सिस्टम उनके पास में है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वो सब कुछ उसके द्वारा हमारे माइंड को चेंज किया जाता है। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हम देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सब तो हमें बता रहे हैं। जो कुछ वो दिखाना चाहते, जो कुछ वो करवाना चाहते हैं, वही काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ही प्लेटो कहते हैं कि इस एथेंस के अंतर्गत जो सोफिस्ट लोग हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पावरफुल है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं और हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ये तो केवल परछाई है, ये सत्य नहीं है। ये क्या है? केवल परछाई है, शैडो है ये, ओके? ओरिजिनल नहीं है, ये सत्य नहीं है। जो हम देख रहे हैं, वो केवल परछाई है। हम एक भ्रम की दुनिया में हैं। इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या एक भ्रम है, वो एक शैडो है। ओरिजिनलिटी यहाँ पर नहीं है, वास्तविकता यहाँ पर नहीं है। जैसे हमने एप्पल देखा, एप्पल का जो आइडिया था, वो क्या था? वो एब्सोल्यूट था, वो वास्तविक था।
ओरिजिनल वही था। और नीचे आपको जो एप्पल दिखाई दे रही थी, वो तो क्या केवल एक डुप्लीकेट है। ओरिजिनल तो कुछ अलग ही होता है। वो तो केवल एक आइडिया होता है और आइडिया का ही छाया हमें दिखाई देता है। आइडिया का ही छाया हमें दिखाई देता है। जैसे जैसे हमें केवल परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि यही सब कुछ हो गया। जैसे एक मेंढक होता है, कुएं के अंतर्गत रहता है, यदि वो उसी को सब कुछ मान लेता है कि यही पूरी दुनिया है, लेकिन उसकी क्या है, गलतफहमी है। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी ऐसे ही हैं। हमारे आसपास जो कुछ है उसी को हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है। वास्तविक क्या है? वास्तविक है विचार, और विचारों का ही प्रतिछाया शैडो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वास्तविक नहीं है, इसका जो आइडिया है वो वास्तविक है। ये तो क्या है, उसका एक छाया चित्र है, वैसा ही कुछ बनाने का प्रयास किया गया है। ये बोर्ड है, ये क्या है, एक शैडो है, केवल एक छाया चित्र है, प्रतिछाया है, सॉरी। ओके, ये क्या है, एक प्रतिछाया है। वास्तविक तो कुछ और होता है। वास्तविक कुछ और होता है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? वास्तविक है एक आइडिया, एक विचार ही वास्तविक होता है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। ये भौतिक संसार है और इसमें वही हम चीजें देखते हैं जो कि हमें दिखाया जाता है। जैसे अमेरिकन जैसे दिखाते हैं वैसा, यूरोपियंस जैसा बोलते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। जैसे सोफिस्ट बोलते थे यूनान में, उसी को हम फॉलो करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि इनमें से एक होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जंजीरें तोड़ेगा। एक व्यक्ति जरूर होगा जो एक समय के बाद में वो तोड़ेगा, जंजीरें तोड़ देगा, हाथ के जो बंधन है उनको तोड़ेगा, और वो बाहर जाएगा इस संसार से। इस संसार से वो बाहर जाएगा। इस भौतिक संसार से वो बाहर जाएगा, और कहाँ जाएगा? वास्तविक दुनिया में। वास्तविक दुनिया में वो जाएगा। वास्तविक दुनिया में वो बाहर जाएगा। लेकिन बाहर जाना इतना आसान नहीं है। उसको बहुत सारी परेशानी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे वो बाहर निकल रहा है, ये देखिए आप, ये बाहर तो निकल रहा है, यहाँ पर इन्होंने जंजीरें तोड़ी, कैसे भी इस फिजिकल वर्ल्ड से वो बाहर आ रहा है, इस आभासी दुनिया से वो बाहर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आएगा, उसको सूरज की रोशनी दिखाई देगी, सूरज की रोशनी। यानी इसके सामने कई सारे चैलेंज आएगा, फिर भी वो बाहर आएगा, जरूर आएगा। उसको पता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो आभासी दुनिया है, वो वास्तविक नहीं है। उससे हमें बाहर निकलना है। और जैसे ही वो इस गुफा से बाहर आता है, पेड़ पौधे देखता है, हरियाली देखता है, यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है, एक बहुत बड़ी दुनिया देखता है। जैसे मेंढक एक कुएं से बाहर आता है, तो वो क्या देखेगा? अरे वाह, ये भी एक दुनिया है। ऐसा ही यहाँ पर इनके द्वारा देखा जा रहा है। जैसे प्लेटो का उस समय एथेंस है, उसी को हम वास्तविक मान लेते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था को हम बेहतरीन मान लेते हैं। लेकिन नहीं, उससे भी एक बेहतरीन व्यवस्था होती है। कौन सी? मैं आपको बताऊंगा। प्लेटो ऐसा कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक आदर्श व्यवस्था कौन सी होती है, एक स्थायी राज्य कौन सा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमें इससे बाहर निकलना है। इस भौतिक संसार में, इस गुफा से हमें बाहर निकलना है। इस गुफा में तो हम वही चीजें देखते हैं जो कि हमें दिखाया जाता है। जैसा अमेरिका दिखाता है वैसा ही हम देखते हैं। जैसे सोफिस्ट हमें दिखाते हैं, हम वही देखते हैं। तो जो बाहर व्यक्ति आया, उसको प्लेटो क्या कहेंगे? दार्शनिक राजा। उसको वो क्या कहेंगे? दार्शनिक राजा। ओके। और यही यही होगा, उनका फिलोसोफर किंग होता है। और इसी के ये जैसा कहेगा वैसा ही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसने वास्तविक दुनिया को देख लिया है। फिर क्या करेगा? ये वापस आएगा, यहाँ पर आ रहा है केव में, और इनको इनको बोलेगा कि जाइए, आप बाहर जाइए, बाहर की दुनिया काफी अलग है। लेकिन ये लोग क्या है, मूर्ख इंसान है। ये बाहर नहीं जाना चाहेंगे, ये तो बस बंधन में बंधे रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, यही सब कुछ है, यही सबसे अच्छा होता है, तुम पागल हो गई हो, ऐसा उसको बोलेंगे। लेकिन फिलोसोफर किंग तो जानता है कि वास्तविक क्या है। तो वो कैसे भी करके इनको बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। इसके लिए वो चाहे उसको एजुकेशन सिस्टम लाना पड़े, शिक्षा, उनको ज्ञान देना पड़े, कुछ भी करेगा, वो ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन ले जाना इनको इतना आसान नहीं है मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविक दुनिया में।
ले जाना आसान नहीं है। मेंढक क्या सोचेगा, एक एक जो कुआ है वही सब कुछ है। हम सामान्य इंसान समझते हैं कि हमारे आसपास घटनाएं हो रही है, जो कुछ है यही सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, ये तो शैडो है। ये शैडो है केवल, ओरिजिनलिटी यहाँ पर नहीं है, वास्तविकता यहाँ पर नहीं है। ये आप समझ गए होंगे। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, ये है वर्तमान व्यवस्था। गुफा क्या हो गई, वर्तमान व्यवस्था हो गई। ये क्या हो गया, ये भौतिक संसार हो गया, ये भौतिक संसार हो गया। और हमें इससे बाहर निकलना, इससे हमें कहाँ जाना है, विचारों की दुनिया में, स्थायी राज्य में हमें जाना है। विचारों की दुनिया में हमें जाना है, इस व्यवस्था में बाहर जाना है। एक बेहतरीन राज्य का हमें निर्माण करना है, एक आदर्श और स्थायी राज्य का निर्माण करना है, जहां पर एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होगा। इसी को समझाने के लिए वो पूरा ये अपना कंसेप्ट दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। देखिए इसको, विचार आइडिया क्या संसार का मूल तत्व है। भौतिक संसार ये विचारों की एक परछाइयां मात्र है। जो हमें दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता, जबकि ज्ञान तो सत्य होता है। जो हमें दिखाई दे रहा है, हम अपने आसपास देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये पेन ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। और ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे फिलोसोफर किंग ने प्राप्त किया। जैसे फिलोसोफर किंग ने इस केव के अंतर्गत अपनी जंजीरें तोड़ ली, वैसे ही हम ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, वो फिक्स होता है, उसमें चेंज नहीं होता है, एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष होता है। जैसे इस पेन को बनाने का फार्मूला फिक्स है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कहीं भी विश्व के अंतर्गत आप बना सकते हो। लेकिन सोफिस्ट क्या कहते थे कि नॉलेज है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, क्योंकि वो भ्रम की दुनिया में थे। लेकिन प्लेटो तो एक विचारों की दुनिया की बात कर रहे हैं, एक आइडिया की बात कर रहे हैं, जहां पर सब कुछ ठीक है, जहां पर सब कुछ यूनिवर्सल है, सब कुछ फिक्स है। जो दिखाई देता है वह फॉर्म नहीं है, बल्कि आकार का एक स्वरूप मात्र है। जो हमें दिखाई देता है वो क्या नहीं है, आइडिया नहीं है। यहाँ पर आइडिया लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचार लिख लीजिए। जो हमें दिखाई देता है वो आइडिया नहीं है, बल्कि क्या है, आकार का एक स्वरूप मात्र है। पेन का एक आइडिया है, वो नहीं है। ओरिजिनल तो पेन का आइडिया होता है, लेकिन जो हमें दिखाई देता है ये इसका केवल शैडो है। तो इस प्रकार से वो अपना कंसेप्ट दे रहे हैं। इसी को समझाने के लिए एक इनका कंसेप्ट आता है, द डिवाइडेड लाइन। सेम सेम ऐसा ही है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डिवाइडेड लाइन का कंसेप्ट हो गया, थ्योरी ऑफ, इसमें केव वाला हो गया, शैडो कंसेप्ट हो गया, परछाइयों का सिद्धांत हो गया। ये सब प्लेटो के साथ में जुड़े हुए हैं। विचारों का जो कंसेप्ट वो मैंने बता दिया आपको, डिटेल से मैंने बता दिया, तो आप इसको समझ गए होंगे। ओके, इसको आप समझ गए होंगे कि क्या होती है विचारों की दुनिया। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। ये कुछ फैक्ट हो तो आप देख लोगे, इसको भी आपको पढ़ना ही है, बाद में देख लेंगे इसको। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है, इसको और हम जान लेते हैं। और इस कंसेप्ट का नाम है वर्चू इज नॉलेज। सद्गुण ही ज्ञान होता है और ज्ञान ही सद्गुण होता है। वर्चू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। ये कंसेप्ट किसका, ये कंसेप्ट मुख्य रूप से सुकरात के द्वारा दिया गया था। सद्गुण ही ज्ञान होता है, सुकरात से लिया गया है। और ये क्या बोल रहे हैं, सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण होता है। देखिए यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर दो शब्द हमारे पास में, एक है वर्चू और नॉलेज। और ये क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये तो लिखा है सद्गुण ही ज्ञान होता है और ज्ञान ही सद्गुण है, दोनों एक ही चीज है। यदि हमें एक का पता चल जाए, यदि हमें पता चल जाए कि ज्ञान क्या होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि सद्गुण का भी हमें पता चल जाएगा, वर्चू का हमें पता चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। देखिए फिर से, इसमें लिखा है सद्गुण ही ज्ञान होता है और ज्ञान ही सद्गुण है। यदि हमें ज्ञान का पता चल जाए तो हमें सद्गुण का पता चल जाएगा, ये हम कह सकते हैं। सद्गुण का हमें यदि पता चलता है तो हमें ज्ञान का भी पता चल जाएगा। तो हम एक को डिफाइन कर देते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही होता है। देखिए इसको हम एक को डिफाइन करते हैं, किसको करें, ज्ञान को। ज्ञान को डेफिनेशन है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु वस्तु है, उस गुण को जानना ही ज्ञान होता है। जिस गुण के कारण
जिस गुण के कारण, इसको अंडरलाइन कीजिए, जिस गुण के कारण कोई वस्तु को हम वस्तु कहते हैं। ऐसा कौन-सा गुण है, ऐसा कौन-सा गुण है इस पेन का जिसके कारण हम इसको वस्तु कह रहे हैं? इसको यदि हम जान लेंगे, उसको हम जान लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे। जैसे इस पेन में ऐसा कौन-सा गुण है जिसके कारण हम इसको पेन कह रहे हैं? तो ये चलता है, इसमें इंक डलता है, इसका ये साइज़ होता है, ओके? ये इसका साइज़ होता है, ओके? इतना बड़ा होता है, ये इतना-इतना, इस प्रकार से एक पेन होता है। तो यदि हम इस गुण को जान लें, जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल देख, जैसे फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है इनका, ये एग्ज़ाम्पल हमेशा काम में लिया जाता है। जैसे एक गाय है ये, और गाय का गुण क्या होता है? यदि हम उसको जान लें, गाय कैसा होता है? ये इनका साइज़ होता है, ओके? ये इनका ऐसा बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मुँह होता है, इसके कान होते हैं, दूध देती है, इसके बैक साइड पूँछ होता है, पैर भी होते हैं, 4 पैर होते हैं, सींग भी हो रहे हैं, कुछ छोटे-छोटे सींग हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। यदि हम इसको जान लें कि गाय का जो गुण है वो ऐसा है, दूध देती है गाय, इसके 4 पैर होते हैं, इतना बड़ा साइज़ होता है, इतना बड़ा मुँह होता है ऐसे, ओके? यदि हम इन सबको जान लें, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो उसका गुण होगा। आपके मन में यदि गाय आता है, गाय का एक विचार आता है, तो आप क्या सोचोगे? ऐसा-ऐसा गाय होता है, जो कि परमानेंट होगा। ये गाय है, ये तो समाप्त हो सकती है, इसका क्या है? 10-20 साल बाद में ये तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन गाय का जो आइडिया है हमारे मन में कि गाय ऐसा होता है, ओके? उसके 4 पैर होते हैं, दूध देता है, शरीर पर बाल से होते हैं, ओके? और सींग भी हो सकते हैं, सींग भी होते हैं, मुँह होता है, ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ खाती है ये यदि हम इसको हम जान लें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें ज्ञान की प्राप्त हो जाएगी। हमें इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो यदि हमें प्राप्त हो जाए इसका क्या? गोत्व का गुण। गाय में क्या होता है? गोत्व का गुण होता है। गोत्व का गुण यानी ये ऐसा-ऐसा ऐसा होता है। यदि हमें मनुष्य को जानना है तो मनुष्यत्व के गुण को हमें जानना होगा। मनुष्य कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन से गुण होते हैं। यदि हम उसको जान लें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। यही तो बात मैंने लिखी है। यदि आपको किसी वस्तु के बारे में जानना है तो वो उस वस्तु के हम गुण को हम जान लें। जिस गुण के कारण कोई वस्तु है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु है, उसको यदि हम जान लें, जिस गुण के कारण कोई वस्तु है, यदि हम उसको जान लें, तो हमें ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। ओके, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे, उनका भी फॉर्म्स का जो थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है, उसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। वहां पर भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। तो जिस गुण के कारण कोई वस्तु है, उस गुण को जानना ही ज्ञान होता है, और ज्ञानी क्या वर्च्यू होता है। जैसे हम मानव के अंतर्गत जान ले कि मानव रैशनल होता है, मानव साहसी भी हो सकता है, ओके, ये नैतिक भी होता है। ऐसे-ऐसे कुछ गुण हैं, यदि हम जान लें मानव के बारे में, तो हमें मानव का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मानव का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ज्ञानी क्या है? ज्ञान ही तो सद्गुण है। ज्ञान ही तो सद्गुण है। यदि मानव के किसी गुण का हमें पता चल जाए कि जो मानव है वो रैशनल है, विवेक है उसमें। हमें पता चल जाए कि एक मानव है वो साहसी है, और एक व्यक्ति है जो कि तृष्णा को पसंद करता है, तृष्णा पसंद करता है, यानी उसको उपभोग पर वो विश्वास करता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, वो डिमांड करता है ज़्यादा से ज़्यादा, उपभोक्तावादी वो है। यदि हमें उसका पता चल जाए, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ये ऐसा है। ओके? तो यहीं पर मैंने लिखा है कि जिस गुण के कारण कोई वस्तु है, उस गुण को जानना ही ज्ञान है, और ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी होता है सद्गुण। सद्गुण को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को ही सद्गुण हम कहते हैं। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, ये इनका कांसेप्ट था, और इसी को हम अप्लाई करेंगे अब। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका कांसेप्ट हमें क्या-क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है फिलोसोफर किंग, हमें पढ़ना है। अब हम पॉलिटिकल आइडियाज़ हम देखेंगे। फिलोसोफर किंग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो बेड़ियों को तोड़ के बाहर आ गया है। कैसे एक फिलोसोफर किंग बनता है, उसको हम देखेंगे। किस प्रकार का एक एजुकेशन सिस्टम होता है, वो हम देखेंगे। एक आदर्श राज्य, एक स्थायी राज्य का निर्माण कर रहे हैं, उसमें फिलोसोफर किंग होगा। उसमें एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था होगी, उसमें साम्यवाद होगा, एक बेहतरीन
संपत्तियों का, परिवार का, इन सब का वो साम्यवाद करेंगे किस प्रकार से, वो हम डिटेल से कवर करेंगे। और न्याय का सिद्धांत क्या है वो हम देखेंगे, और लास्ट में जब प्लेटो खत्म होगा, आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का जो नेचर चेंज हुआ है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। खूब सारे फैक्ट हम लास्ट में हम देखेंगे, लेकिन एक बार कुछ अच्छा समझ लें। ओके, तो आज की क्लास इतना ही है। आगे हम मिलते हैं इनके पॉलिटिकल आइडियाज के अंतर्गत। अभी हमने कुछ बेसिक्स हमने देखा, इसको हम रिवाइज भी करेंगे जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा। प्लेटो और अरिस्टो, इन दोनों को हम एक साथ कंपैरिजन करते हुए लास्ट में उसको हम समाप्त करेंगे, और लास्ट में ही इनसे जुड़े जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्लेटो और अरिस्टो से जुड़े हुए, उनको भी हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत।